गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके लिए मैथ का नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। और जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 3.5 के कुछ क्वेश्चनों को लेकर के, और आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चंस को आगे मैं कंटिन्यू बताने से पहले मैं सब लोग को ये बता दूँ कि आप लोग का फीडबैक कहीं ना कहीं आप लोग का जो कमेंट आना चाहिए वो कमेंट प्रॉपर वे में आ नहीं रहा है। वीडियो सभी लोग देख रहे हैं या जो भी है जैसे भी है, जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर के आप लोग कमेंट करें और कमेंट करके अपने डाउट को जरूर क्लियर करें। और क्वेश्चन पूछने का टाइमिंग और जो कुछ था सही है, बस ये कहना है कि अभी आप लोग का ये चैप्टर चल रहा है। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप लोग को नोट्स आप लोग के चेक करने के लिए मैं बुलाऊंगा, तो फिर आप लोग को आना रहेगा और नोट्स चेक कराना रहेगा। तो इसलिए आप लोग जो भी पढ़ें उसको अपने नोटबुक पे नोट करते चले। ये ना हो कि जब मैं बुलाऊँ आप लोग को तो उस दिन बैठ करके सारा पूरा कंप्लीट करें, तो ऐसा ना हो। इसलिए कहीं ना कहीं नोट्स जो भी बन रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उस तक कंप्लीटली बनाते चलें, ठीक है। चलते हैं एक्सरसाइज 3.5 में। 3.5 में जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बता दिया था, और 3.5 में दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए जो कंडीशन हमारा है वो हमारा कंडीशन क्या है। उस कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, इसके जो दो समीकरण दिए गए हैं उनके वैल्यू को रखेंगे और वहां से ए और बी का मान निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमारा जो समीकरण दिया गया है वो देखते हैं क्या है। 2x + 3y = 7, a - b x + a + b y = 3a + b - 2, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ए और बी का मान बताइए, जिसमें ए और बी का होगा कौन सा मान होगा जिसके लिए इस दोनों समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो उसके लिए कंडीशन होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो a1/a2 आप लोग सभी जानते हैं कि a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं तो a1 का मतलब ये हो जाएगा हमारा 2, a2 का यहाँ से आ जाएगा a - b, b1 का मतलब है 3 और b2 का आ जाएगा हमें यहाँ से a + b, और c1 का यहाँ से है 7 और ये जाएगा 3a + b - 2, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से तो हमें तो मिल गया, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है कि ए और बी का मान याद करना है। तो ए और बी का मान याद करना काफ़ी इजी है। अगर ये तीन समीकरण मिले हैं तो इन तीन समीकरणों में हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके एक एक का लेकर चलेंगे। जैसे इसका इसके साथ ले लेंगे और एक बार इसका इसके साथ ले लेंगे, या फिर एक काम करते हैं कि हम लोग एक बार इसका इसके साथ लेते हैं और एक बार इसका इसके साथ लेते हैं और कंप्लीटली इसको लेकर के सॉल्व करते हैं तो हमारा ए और बी का मान मिल जाएगा। जैसे 2/a - b = 7/3a + b - 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3a + b - 2 और 7a - b। सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, 3 × 2 = 6a + 2b - 4 = 7a - 7b, और इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं अगर हम लोग तो क्या मिल जाएगा। अब एक काम करिए कि इन दोनों को यहीं रहने दीजिए, इसको इधर भेज करके इसको इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, या फिर एक काम, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 6
6a प्लस 2b और माइनस 7a प्लस 7b इक्वल टू 4। ये हो जाएगा। यहाँ से 6 और माइनस 7 मतलब कि माइनस a प्लस 8b इक्वल टू 4 समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। और यहाँ से सेकेंड नंबर समीकरण के लिए यहाँ से इसको ले लेते हैं 3/a प्लस b और 7/3a प्लस b माइनस 2। और इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, इसका भी वही चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और 3a प्लस b माइनस 2 और ये 7a प्लस b, यहाँ से आ जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 7a 7b 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b। अच्छा, यहाँ पर दोनों जगह माइनस आ रहा है और यहाँ पर कुछ गड़बड़। अच्छा हाँ ठीक है। और यहाँ से हमारा ये -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6। यहाँ से हो जाएगा क्या 2a और -4b इक्वल टू 6 समीकरण नंबर 2। इस तरीके से समीकरण नंबर 1 और 2 बन गए हैं हम लोग के। और कहीं ना कहीं सभी लोग जानते हैं कि अब इन दोनों समीकरणों को अगर देखा जाए तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके a और b का मान निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले एक काम करिए, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे मैं इसके कंटिन्यू करूँ, मतलब कि a और b का मान तब फिर मैं निकाल कर दिखाऊँ। जल्दी से नोट करिए इसको। आई थिंक नोट हो गया होगा। और एक गलती मुझे दिख रही है, वो गलती ये है कि यहाँ पर एक भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये 2b और 7 ये हो जाएगा 9, ठीक है। और नीचे का जो समीकरण है वो हमारा सही है कि नहीं, सही है। तो इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके a और b का मान निकालने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको मैं रीचेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए इसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके a और b का मान निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा हम लोग का वो क्या हो जाएगा, -a प्लस 9b = 4 और ये है 2a। अच्छा एक काम करिए कि यहाँ पर हम लोग इसको यहीं पर एक और काम करते हैं, दोनों पक्षों से 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा a - 2b = 3। समीकरण नंबर 2 इसे इसको दे दूंगा।
इसको रहने दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू 3, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ प्लस है तो यहाँ हमारा माइनस, एक मिनट, इसको घटाते नहीं है, घटाएंगे तो क्या होगा कि ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, जोड़ने पर पड़ जाता है कि दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो ये कट जाएगा, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 7b इक्वल टू 4 और 3 7, b का मान आ जाएगा 1, और समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो b का मान रखने पर तो ये हो जाएगा -a प्लस 9 इंटू 1 इक्वल टू 4, और -a बराबर 4 माइनस 9, और -a बराबर -5, और a बराबर 5, और b बराबर 1। ये आंसर आ जाएगा। और आई थिंक इसको चेक कर लीजिए, कहीं पे कुछ मतलब गड़बड़ ना हो तो आंसर हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, और आंसर चेक करके क्या करेंगे, वेरीफाई भी हो जाएगा कि हाँ सही है कि नहीं। सही है, आंसर सही है, इसको आप लोग नोट करिए जल्दी से, फिर मैं आगे इसके आगे क्वेश्चन कराऊंगा। आगे का क्वेश्चन ये तो था 2 पॉइंट, मतलब सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड का सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकेंड का सेकेंड पार्ट जो हमारा है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। सेकेंड में है के के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है मतलब कि अगर कोई हल नहीं है तो उसके लिए कंडीशन सबसे पहले मैं बता दूं, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो इसमें अगर कि कहा जा रहा है कि युग्म का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं के लिए क्या कंडीशन होता है कि b1 बाई b2 और इक्वल डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग इसको यहाँ पर लिखते हैं कि ये इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इस पे हम लोग का जो समीकरण दिया गया उसको लिखते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। अब क्या करना है कि यहाँ से हमें a1 b1 c1 सब पता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो जब ये पता है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से a1 बाई a2 b1 बाई b2 ये दोनों इक्वल वाली कंडीशन है, और ये डज नॉट इक्वल टू का है, तो इसको लेकर के चलते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल टू, और यहाँ से क्या है 1 अपॉन k माइनस 1, ठीक है। और इस पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, और ये हो जाएगा यहाँ से k का टर्मिनल ले आएंगे तो आ जाएगा k, और ये माइनस 1 प्लस 3, तो k इक्वल टू आ जाएगा 2। इस तरीके से हमारा k का मान जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, और हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर लिए। k का मान 2 आएगा। अगर रेखा युग्म के कोई हल नहीं है तो कंडीशन ये होता है, और इस कंडीशन का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, k का मान निकाल दिया, बस और कुछ नहीं। जल्दी से नोट करिए इसको।
गया होगा आई थिंक। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया होगा। एक्चुअली आज मेरा कुछ तबीयत नहीं थी और मौसम चेंज हो रहा है तो फिर मेरे साथ भी वही हो रहा है, कोल्ड हो गया मुझे, तो इसलिए आवाज़ भी मेरा बहुत तेज़ नहीं निकल रहा होगा, कहीं कहीं बहुत आवाज़ स्लो स्लो आ रहा होगा। तो फिलहाल फिर भी आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद हम देखें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो कहा गया है वो ये कहा जा रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो ये तो इजी है, कहीं ना कहीं इसको तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। मतलब कि ब्रजगुणन विधि भी लगाइए और प्रतिस्थापन विधि भी लगाइए, और इजी कौन सा लग रहा है उस मेथड को आप लोगों को खुद से बताना है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें सारे पार्टों को मैं बस सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना देता हूँ। मतलब कि मैं इक्वेशन का मतलब कि इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ, और सॉल्विंग करने वाला काम तो आप सब कर ही सकते हैं। जैसे कि कहा गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व में हों किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो अगर अस्तित्व में है तो किसी भी मतलब प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रजगुणनखंड किसी भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण बनाते हैं, और समीकरण बन जाएगा तो फिर आई थिंक कोई भी स्टूडेंट आराम से सॉल्व कर सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ दूँ, और क्वेश्चन पढ़ना आराम, देखो क्वेश्चन को अगर सही तरीके से पढ़ा जाएगा तो मीनिंग समझ में आ जाएगा, और अगर मीनिंग समझ में आ गया तो इक्वेशन बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक भाग समझने वाली बात है, इस एक पॉइंट को समझते चलिएगा कि एक भाग नियत है। अब एक भाग नियत है तो उसके बाद आगे का भाग का किराया कितना है वो आगे बताया गया होगा, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी एक को 20 दिन भोजन करता है और रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। मतलब कि एक बार मैं फिर से समझा दूं कि एक छात्रावास है, एक स्टूडेंट उसमें रहता है, और उसमें एक भाग के लिए नियत है कि हाँ इतना रुपया लगेगा, और उसके बाद वो जितना दिन रहेगा उसके लिए उसे पैसा देना है। तो एक छात्र जो है 20 दिन तक था और टोटली उसे 1000 पे किया। दूसरा छात्र जो है बी छात्र जो है वो 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपये पे करता है। तो बताना ये है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बस ठीक है, आप लोग पहले से यहाँ पर लिखिएगा, माना नियत व्यय बराबर x, और नियत व्यय के बाद प्रतिदिन का व्यय बराबर y। अब एक कंडीशन नंबर फर्स्ट, एक छात्र 20 दिन रहता है और 1000 देता है, तो नियत व्यय तो फिक्स है, x तो लगेगा, लेकिन 20 दिन रहता है तो 20 गुणे y, प्रतिदिन का व्यय कितना है y, और अगर 20 दिन रहता है तो मतलब कि 20 दिन गुणा कर देंगे प्रतिदिन के व्यय के रुपए से। जैसे अगर हम एक दिन का व्यय 10 रुपये माने और 10 दिन रहते हैं तो 100 रुपये हो जाता है, 10 गुणे 10। तो वैसे ही एक दिन का y रुपये लगता है और 20 दिन रहता है तो 20 से गुणा कर दिया मैंने, और टोटल कितना पैसा उसने दिया 1000, तो ये हो जाएगा 1000, समीकरण नंबर 1।
ऐसे ही दूसरा छात्र है और वो भी रहता है 26 दिन, तो वो 26y हो जाएगा और कितना देता है वो 1180, तो ये हो जाएगा 1180। अब इस समीकरण को नंबर 2 दे दीजिए नाम। और एक चीज और मैं बता दूं, इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है कि प्रज्वलन विधि लगाना ही है, इसमें किसी भी बीजगणितीय विधि से यूज कर सकते हैं। अब इसका अस्तित्व है कि नहीं ये तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज ये अस्तित्व में है, ये इसका एक अद्वितीय मान मिलेगा और मुझे ऐसे देख कर पता चल रहा है। तो इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, घटाने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से -6y आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 180 और y बराबर -180 अपॉन -6 और ये 6 ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 30, मतलब कि y का मान 30 आ गया अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे मैं लिख देता हूँ y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या मिलेगा, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 20y इक्वल टू 1000, तो यहाँ से x प्लस 20 गुणे 30 इक्वल टू 1000, तो ये x का मान कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 600, मतलब 1000 माइनस 600 और ये आ जाएगा कितना, 400 रुपये, मतलब कि नियत व्यय जो है वो 400 है और जो प्रतिदिन का व्यय है वो 30 है और टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तो यहाँ पर y बराबर 30 और x बराबर 400 समझ गए होंगे। आंसर क्या है, x जो है हमारा वो हमारा यहाँ से नियत व्यय पता चल गया, y जो है y हमारा प्रतिदिन का व्यय हो गया। अब आप लोगों को करना क्या है कि आगे के क्वेश्चनों को खुद से एक बार ट्राई करिए, नहीं करेंगे ट्राई तो मैं बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा, जब आप ट्राई करेंगे और नहीं लगेगा तब मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो आगे के क्वेश्चनों को आप लोग क्या करिए कि सारे क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे सारे क्वेश्चन के साथ और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हाँ कौन से क्वेश्चन नहीं आए हैं और कौन से क्वेश्चन जो नहीं आए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग वहाँ पर सॉल्व करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, आगे अगले क्लास में मिलेंगे। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।